अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, जिस रोज़ से एपीसी हुई है उस दिन से अब तक मुल्क में सियासी दर्जे हरारत बढ़ता गया है। बिलखुसूस अगर हम मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें तो अपनी ही जमात के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। किसी को सुनकर ऐसा लगता है कि अब बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है, जबकि कुछ ही देर में ऐसा बयान आ जाता है जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि बात फिर से मफाहमत की हो चली है। मरकजी क़यादत हो या फिर सीनियर रहनुमा, तासुर ये मिल रहा है कि जमात तो एक ही है लेकिन बयानिए ज़रा मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कराची और कराची वालों की मुश्किलात की। मुसलसल कोई तीसरा या चौथा महीना है कराची वालों के लिए क्योंकि इलेक्ट्रिक के हाथों वो यरगमाल बने बैठे हैं। लोड शेडिंग का दौरानिया अब 7 से 8 घंटे नहीं बल्कि इससे 2 गुना हो चला है, जबकि कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन की मुश्किलात को हल करने के बजाय मुख्तलिफ हीले बहाने बनाती दिखाई देती है। इस बार भी उसने गैस की कमी का बहाना बनाकर अपना जवाब पेश किया है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? क्या कभी कराची वालों की मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो पाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे मौलाना की करीबी रफ़क़ा समझे जाने वाले साबिक DFO मूसा खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद मौलाना साहब की मुश्किलात आगाज होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चौथाई साहब, NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जैसे कि आगाज़ में हमने सबसे पहले बात की कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। बयानात में खासे मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज के बयान दिए, ज़रा आप वो सुनिए। मुल्क माशी मुश्किलात में घिरा है और हमारे हमसायों से भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। सबको ये सोचना होगा कि हम चीज़ों को कहाँ तक लेके जाएं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो कहा वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि अगर तानों के हवाले से बात की जाए, अगर मुलाकात के हवाले से बात की जाए तो हमें ताने देना शुरू कर दिए जाते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ का आगाज़ देखा था APC में की जाने वाली तकरीर के हवाले से जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने की, फिर मरीम बीबी का जो गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले का बयान था। आज ख्वाजा साद रफ़ीक की बात कर रहे हैं, जबकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका बयानिया जो है वो खासा मुख्तलिफ दिखाई देता है। तो एक तरफ तो तासुर ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नज़रियात और इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। तो फैसला फरमाइएगा, आपको लगता है इन बयानात को सुनने के बाद कि मुस्लिम लीग नून 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है? मुझे तो ये नहीं पता कि मुस्लिम लीग के कितने धड़े हैं। अगर आप शुरू करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग दौलताना ग्रुप, गिनते चले जाएं। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा। फिर नवाज शरीफ का ज़माना, फिर ख्वाजा हम्मद अज़हर के वालिद साहब का निकाला जाना, फिर जुनूजे साहब का निकाला जाना। तो सबके जुनूजे ग्रुप बन गया, अज़हर ग्रुप बन गया। लेकिन सर्वाइव जिस ग्रुप ने किया वो वही ग्रुप था जिसका मुख्तदिर हल्कों ने जिसको सपोर्ट किया, पाला पोसा और जवान किया। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि वो लोग जो किसी के ज़ेरे साया जो बेल चल रही थी, पल रही थी और ग्रो हो रही थी, वो एक अलग दरख्त बन गई है और उसने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। अब यकीनी तौर पर ऐसे हालात में उस पार्टी में मुख्तलिफ राय आती है। कोई सॉफ्ट राय होती है, कोई हार्ड लाइनर होता है, किसी को उकाब बनाया जाता है, किसी को फाख्ता बनाया जाता है। और ये पॉलिटिकल गेम होते हैं, गिमिक्स होते हैं। मेरा अपना ख्याल यही, मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर ये पार्टी टूटना होती तो ये अब तक टूट चुकी होती। अभी तक टूटी नहीं है, अभी तक इंटैक्ट है। और जो लोग इसमें दूसरे नजरिए के भी हामी हैं वो भी इसको अभी तक छोड़ना गवारा नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में पंजाब का रवैया क्या होगा। पंजाब का रवैया क्या होगा, इंतखाबात किस तरह के होंगे। बल्दियाती इंतखाबात से अब PTI की हुकूमत क्यों फिर पीछे हट रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के हवाले से कहा है कि बल्दियाती इख्तियारात चॉइस नहीं, एक फ़र्ज़ हैं, लेकिन बल्दियात को भी काम करना होगा। ये पंजाब पे भी जब फैसला आएगा तो पंजाब के बारे में फैसला आएगा।
यही फैसला आएगा। तो ये बड़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं और मुझे लगता है ये कि नवाज शरीफ का आज का बयान एक क्लीन चिट है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, कि वो मिल सकते हैं, कि वो मुख्तलिफ हलकों से मिल सकते हैं, परमिशन लेकर बात करके और खुल्लम खुल्ला मुलाकात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब भी खुल्लम खुल्ला मुलाकात की परमिशन होती है तो हमें पता है यूनिवर्सिटी का ज़माना अपना, कि वो मुलाकातें खुल्लम खुल्ला नहीं होती, वो मुलाकातें फिर IBA की स्ट्रीट पर होती हैं, जिसको लवलेन कहते हैं। खैर देखते हैं कि ये मोहब्बत, ये जुदाई, ये नफ़रत, ये शिकायतें, ये हिकायतें कहाँ तक पहुँचती हैं। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग अभी तकसीम की तरफ नहीं जा रही। सोहरवर्दी साहब, मुख्तलिफ किस्म के बयानात है, ख्वाजा साहब का हमने आपको सुना दिया। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ की तकरीर किसी इदारे के खिलाफ नहीं थी, ये तनाज़ात जो हैं वो बयानात की सूरत में सामने आ रहे हैं, ऐसा ये तकसीम है यहाँ पर? देखिए, मुस्लिम लीग नून में तकरीरें नवाज शरीफ की चलेंगी और पॉलिसी शहबाज शरीफ की चलेगी। अच्छा, आप देखेंगे कि नवाज शरीफ ने तो फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च में भी कहा था कि फजलुर रहमान की आवाज़ ही मेरी आवाज़ है, लेकिन बाद में शहबाज शरीफ की पॉलिसी चली थी और मुस्लिम लीग नून ने किस हद तक उसमें शिरकत की वो सामने है। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के अंदर रहते हुए शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के अंदर मुफाहमत की जो रायमा हमवार की है उसको देखना पड़ेगा कि आज जो नवाज शरीफ की नाअहली के वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक से लेकर जितने हार्ड लाइनर्स थे वो आज शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं और मुफाहमत की बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल हों, ख्वाजा आसिफ हों, मोहम्मद ज़ुबैर हों, साद रफ़ीक हों। लिहाजा मैं समझता हूँ जो मेन पार्टी की लीडरशिप है वो इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है और इस बात का मियाँ साहब को अंदाज़ा है। इसी अंदाजे की वजह से आर्मी एक्ट पे भी वोट दिए गए, फैटफ पे भी मुफाहमत की गई। मियाँ साहब मरीम का ट्विटर भी बंद रहा, मियाँ साहब ने भी खामोशी रखी लंबे अरसे तक, और वो सब शहबाज शरीफ के बयानिए और उसकी मुफाहमत की जीत थी। और अब भी मियाँ साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर ज़रूर की है, लेकिन आज का ट्वीट आप देख लें तो उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि फ़ौज को या हसास इदारों को नहीं मिल सकते आप। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई सियासतदान उनको नहीं मिलेगा और बात सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होगी, जैसे कि मरीम ने कहा था कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ के ट्वीट ने आज गुंजाइश और रास्ता फिर पैदा किया है और मैं समझता हूँ फिर शहबाज शरीफ प्रवेल कर गए 48 घंटे के अंदर भाई पर कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क के अंदर अगर मैंने बैठ के मामलात चलाने हैं, मैं मुल्क के अंदर बैठा हूँ, मुकदमात फेस कर रहा हूँ, पार्टी का सदर हूँ, तो फिर मेरी बात भी चलेगी। वो ऐसा शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपको कहते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पॉलिसी तो हमें शहबाज शरीफ की चलती नज़र आ रही है पिछले 1 साल से। मुस्लिम लीग नून के अंदर हमें पिछले 1 साल से कोई हार्ड लाइनर्स मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में आगे नहीं नज़र आ रहे। जो हार्ड लाइनर्स थे, जो उनके नाम हैं, वो पिछली सफ़ों में है और जो मुफाहमत के लोग हैं वो अगली सफ़ों में नज़र आ रहे हैं और वही मामलात को डील कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त इट इज़ बिटवीन नवाज शरीफ और उसके अपने एड्स जो उसके साथी हैं। उसके साथी उसको बार बार समझाते हैं कि हमने मुल्क में रहना है, यहाँ रास्ते बनाकर आगे चलना है। आपका बयानिया, आपका वोट बैंक सर आंखों पर, लेकिन उसके साथ सियासत भी तो करनी है, पाबंदी तो नहीं लगा लेनी अपने ऊपर। सब ने घर तो नहीं बैठ जाना है, सियासत के रास्ते भी तो खुले रखने हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त शहबाज शरीफ के बयानिए की हुकूमत है। तकरीरें नवाज शरीफ की चलेंगी, पॉलिसी छोटे मियां साहब के। जना साहब, बड़ी खूबसूरत लाइन कही यहाँ पे मुजम्मिल साहब ने, गुफ्तगू का आगाज भी उसी से किया, अख्ताम भी उसी पर किया कि तकरीरें मियाँ साहब की, पॉलिसी छोटे मियाँ साहब की। वाकई ऐसा है या फिर बयानात वाजे कर रहे हैं कि हाँ 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? देखिए, मैं एक बेसिक अर्ज करता हूँ, एक चीज जो जाती जायदाद है किसी न किसी स्टेज पे आकर डिवाइड होना शुरू हो जाती है और आपस में फिर कभी झगड़े भी होते हैं, कोई ज्यादा लेके चल पड़ता है, कोई कम लेके चल पड़ता है। तो कल भी हम ये बात कर रहे थे और कल भी मैंने ये अर्ज की थी कि नून लीग के खमीर में नंबर 1 तो ये बगावत वाली बात जो है ना, ये गलत है और बहुत जल्दी ही उस सबका भांडा खुल गया। रज़ा रोमी साहब, क्या स्टैंड कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है या फिर भी नजरियात अभी भी एक हैं, बयान अभी भी एक ही है? टीम का लफ्ज जो है वो कुछ सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि सब बड़ी पार्टियां जो होती हैं या बड़ी सियासी तहरीकें जो होती हैं उनमें मुख्तलिफ सोच होती है, मुख्तलिफ धड़े होते हैं।
तो मुस्लिम लीग नून में हमें तो ये मालूम है कि बिल्कुल दोनों जो हैं भाई, बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब, उनकी सोच और उनकी अप्रोच और उनकी जो हिकमत अमली है वो फर्क है। और उसका आपने मजहर देख लिया। नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, उसमें जो उन्होंने लाइन ली, जो लहजा था उनका, जो उनकी पूरे सियासी और पाकिस्तान की तारीख के ऊपर जो उन्होंने बात की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि शहबाज शरीफ साहब की सोच है। और हकीकत ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कायद हैं, मतलब लीडर हैं ऑफिशियली और कानूनी तौर पर, क्योंकि मियाँ साहब तो नाअहल हो चुके हैं कोर्ट के थ्रू। अगरचे कि वो अभी भी जो है उनका वो मकाम और उनका वोट बैंक बिल्कुल वो है, लेकिन जो डे टू डे फैसले जैसे मुजम्मिल कह रहे हैं मुल्क में होते हुए, वो शहबाज शरीफ नहीं करने, आगे बात तो उन्होंने चलानी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी वही है। तो ये इन दोनों भाइयों की जो है इसको बहुत सारे लोग गुड कॉप और बैड कॉप की एक स्ट्रेटजी भी कहते हैं, यानी कि एक बड़े भाई जो हैं वो तुंद और तेज बयानात देते हैं, वो ज्यादा सख्त बात करते हैं, जबकि छोटे जो हैं वो मुफाहमत और मसालियत और आगे बढ़ने की बातें करते हैं, जहां पे वो वापस इक़्तिदार का कोई रास्ता ढूंढ सके। तो मेरे ख्याल से ये अब एक तयशुदा बात है। और ये दोनों व्यूज आज से नहीं, ये पहले से भी एग्जिस्ट करते थे, जब इनकी हुकूमत भी थी और उससे पहले भी ये साथ साथ चल रहे थे। लेकिन अभी एक बात जरूर हुई है कि मियां नवाज शरीफ ने जो अपने वोटर्स और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको मुतहरिक किया है, और क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का है, असल बात ये है। और यही वजह है कि वो बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं और तकसीम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शहबाज शरीफ भी जो हैं वो भी वही करेंगे जो उनके भाई चाहेंगे, नंबर एक। और नंबर दो, वो उनको फिलहाल कोई छोड़ने का इरादा या कम से कम कुछ टाइम तो नहीं है कि वो उनको छोड़ देंगे। तो अगर तो वो उनको छोड़ेंगे फिर सारी बात है, वो अपना तड़ा बनाएंगे, जैसे पहले फेक काफ एनबीसी ने कहा। लेकिन ये कहना बिल्कुल जो है कबल वक्त है, क्योंकि अभी तो ऐसे कोई आसार नहीं है। और जहां तक ये अभी मजीद ये मीटिंग से कंफ्यूजन है, ये पर ना मालूम क्यों ये पूरी एक मीडिया पर एक वॉरफेयर और एक जंग जारी है कि जी कौन मिलने गया, क्या मिलने गया। मुलाकातें होती रहती हैं, मतलब ये तो कोई इसमें इतने अचंभे की बात तो नहीं है। मुल्क के अगर पीएमएलएन के कुछ लोग जो हैं वो जाकर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह से मिले या उनके नुमाइंदों से मिले, तो वो मामूल की बात है। पाकिस्तान की ये तो आम बात है, इसमें क्या इतनी हैरानगी हो। मतलब आप कह रहे हैं कि सियासत में सब कुछ होता रहता है, ये मेल मुलाकातें एक जमहूरी अमल का हिस्सा होती हैं। जनरल साहब अगेन विद अस, ठीक है जनरल साहब आप अपना तबसरा मुकम्मल कीजिए प्लीज। देखिए, मैं बड़ी बेसिक बात ये कर रहा था कि जो जाती जागीरें और जायदादें हैं उनका बढ़ जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, हमारे रोज का हिसाब है। और फिर जब बंटवारा होता है तो फिर लड़ाइयां भी होती हैं, बाहर से लोग भी आके बैठ जाते हैं, तो ये बेसिक चीज है इसमें। और चूंकि बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हमारी सियासी जमातों में जो इजारादारी है वो एक चंद खानदानों की है, और उन खानदानों के ही घूम रही है, इसलिए उनकी तकसीम हो या ना हो ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी। नंबर टू, देखिए दोनों मिलकर काम करते रहेंगे। अब दोनों किस बात का पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो सियासत नाअहल हो चुके हैं, उनको वापस आने का सिर्फ एक रास्ता है कि ये सुप्रीम कोर्ट सारी जिस तरीके से बाकी केस इनके क्वाश हुए थे वो कोई ऐसा कोई मौजा हो जाए, इनके केस क्वाश हो जाए, वो दोबारा इसमें आके बैठ जाए इसके बीच में। तो जब तक वो नहीं आते इसके बीच में तो शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं यहाँ पर। और मुस्लिम लीग, चूंकि देखिए एक और भी हम तारीखी हकीकत है ये, तो मुस्लिम लीग शुरू से कायद-ए-आज़म का फिक्रा बड़ा मशहूर है कि मुस्लिम क्या है, मैं, मेरी बहन और मेरा टाइप राइटर। तो बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है एज अपोज टू इंडिया, जहाँ पे कांग्रेस वॉज मोर ऑर्गेनाइज्ड कंपैरेटिवली और उनकी अपने जड़ें अवाम में थी। मुस्लिम लीग का ये इशू था कि पीपल वर एक्चुअली फ्लॉकिंग अराउंड कायद-ए-आज़म। ज़ख़म खान साहब, सेम क्वेश्चन विद यू। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से अभी जो मियां साहब की ट्वीट आई है, क्या लग रहा है ये एक के बाद दीगरे इस किस्म के बयान सुनकर? देखिए ज़रिया पार्टी उसकी होती है जिसके साथ लोग होते हैं, जिसके साथ पार्टी के कारकुन होते हैं, जिसके साथ वोट होते हैं। ख़ास तौर पे एक ऐसी पार्टी
ऐसी पॉपुलर पार्टी जिसका फाउंडर ज़िंदा हो, मौजूद हो, लोगों के सामने हो, उसको रिप्लेस करना तो एक बईदस कयास बात है। कोई ये समझे कि इमरान खान की जगह इमरान खान के होते हुए कोई और ले लेगा, या जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद थे उनके होते उनकी जगह कोई और ले सकता था, ये तो नामुमकिन बात है। कोशिशें होती रही। पीपल्स पार्टी में भी हमने देखा कि भुट्टो के जाने के बाद उसके बेटे मुर्तज़ा भुट्टो ने भी कोशिश की, उसके साथियों ने, मुस्तफ़ा खर ने कोशिश की, मुस्तफ़ा जतोई ने कोशिश की, कौसर न्याजी ने कोशिश की, लेकिन लोग बेनज़ीर के साथ थे तो पार्टी बेनज़ीर ही की रही। तो जब सक्सेशन का वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन उसमें भी लगता है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो एक कैरिज़मेटिक रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने बाप की सामने आ रही है। अब अगली बात है स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी पे इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन वो ऐसा इख्तलाफ नहीं है जो इर्रिकंसाइलेबल हो। अगर शहबाज शरीफ बात करना चाह रहे हैं या शहबाज शरीफ का नर्म रवैया है, तो देखिए आखिरकार तो बातचीत ही होनी है ना, आखिरकार तो किसी अकोमोडेशन पर ही आना है ना। अपने मुल्क के इदारों के साथ, दूसरे पावर सेंटर्स के साथ आप कितना ही झगड़ा कर लें, आखिर में तो आपने सुलह करनी ही है। और शहबाज शरीफ को वक्त दिया गया कि आप अपनी स्ट्रेटजी आजमा लें, अपनी सी कोशिश कर लें। बज़ाहिर वो कामयाब नहीं हुए, उन्हें उस तरह की स्पेस नहीं दी गई जिसका उनको अंदाज़ा था, जिसका उनको ख्याल था कि उनको मिलेगी। तो उसके नतीजे में हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब ने 2 साल के बाद अपनी खामोशी तोड़ी और एक सख्त रवैया अपनाया। अब उसके जवाब में जो बातें सामने आई कि गुफ्तगू चल रही थी, मेरे ख्याल में गुफ्तगू करना तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो हमेशा चल रही होती है, इख्तलाफ के बावजूद चल रही होती है, क्योंकि गुफ्तगू के ज़रिए से आपने मसले का हल निकालना होता है, आपने रस्तों को खुला रखना होता है। तो उससे एम्बैरसमेंट ज़रूर हुई है एक नैरेटिव के लिए, अपोजिशन के नैरेटिव के लिए, मुस्लिम लीग के नैरेटिव के लिए एक मुश्किल पेश आई है। और उसकी वजह से, जैसे आज आपने जो ट्वीट का बताया, उसकी वजह से उन राब्तों को बरकरार रखने में भी अब मुश्किल पेश आएगी, जो एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन मेरी अपनी राय ये है, जो मुजम्मिल साहब ने भी ठीक कहा, कि नवाज़ शरीफ बाहर से बैठकर एक सख्त रवैया अपनाएंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि उनके सपोर्टर पुरउम्मीद और मोबिलाइज रहेंगे, अपबीट रहेंगे, अपनी एक बहादुरी के साथ रहेंगे, अपनी उमंग और तरंग के साथ रहेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने यहाँ रहते हुए मुश्किलात का सामना करना है, गुफ्तगू करनी है, कोई मिडल ग्राउंड ढूंढना है, तो उनका रवैया उतना सख्त नहीं होगा जिस तरीके के नवाज शरीफ का होगा या मरियम का होगा। सही। वोट बैंक को मजीद अपग्रेड करने के लिए और सपोर्टर्स को मुतमईन रखने के लिए इस तरह के तकरीरी बयानात सामने आते रहेंगे। जनरल साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, मुख्तसर सा कमेंट आपका अब इस पॉइंट पर। मैं तीसरी दफा स्टार्ट ले रहा हूँ। जी 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 तीसरा ग्रुप मुस्लिम लीग का। देखिए, बीएनबीसी हम जैसे लोग जो ये काफी खाकशानी है, उनको ये पता है कि मुस्लिम लीग कभी सियासी पार्टी थी नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये एक फोर्स थी जो रिवॉल्व कर रही थी कायद आज़म रहमतुल्लाह के इर्द गिर्द। और उसके बाद जब उनकी दुनिया से गुजर जाने के बाद तो बहुत से कायद आज़म सानी आते रहे। उस वक्त तक तो मुस्लिम लीग पार्टी रही जब तक वो ताकत में थे, और उसके बाद फिर मसला बनता रहा। मियां नवाज शरीफ का ये क्रेडिट जरूर है कि उन्होंने मुस्लिम लीग को एक नए सिरे से दोबारा उसको कहीं लेके आए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें लीडर बहुत ज्यादा हैं, और जो इनका तरीकाकार था सियासत में, वो जो नेपोटिज्म या जिस तरीके से भी चल रहा था काम उसका, अब उसको थोड़ा थोड़ा धक्के लगने शुरू हो गए हुए हैं। और हमें अगर जो ये ख्वाहिश थी कि मियां साहब जिस तरीके से उन्हें तकरीर उस दिन की थी कि अब तकरीबन इनकलाब आया ही आया, और उनके चंद चाहने वालों ने तो उनको आयतुल्लाह खमीनी का दर्जा दे दिया था, तो मेरी बदकिस्मती ये है कि हम उस शख्स की तारीख, उसका जो पूरा कैरेक्टर है, उसको हम नहीं देखते उसमें। ये खमीर में नहीं है कि ये कॉन्फ्रंटेशन कर सकेंगे। इनके खमीर में ये भी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब अलग होकर किसी तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे तो इनकी बचत है। अगर इकट्ठे नहीं रहते तो फिर इनके लिए मसला बनेगा, क्योंकि जो पहले भी था मियां नवाज शरीफ साहब की वोट बैंक उनका था, और जो बाकी जो नीचे से काम ज्यादातर कर रहे थे वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस के जो भी था, एक उनका जो औरत था, उसके इर्द गिर्द जमात जो एक चल रही थी इनकी, अब अगर उसको ये डैमेज करते हैं तो मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक भी डैमेज होगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि दोनों तकसीम होना चाहेंगे, हो भी जाएंगे तो नुकसान होगा। और आइंदा जो जहां तक सियासत का ताल्लुक है हमारे पाकिस्तान में,
हमारी बदकिस्मती फिर यही रहेगी कि मुस्लिम लीग वाले भी को अपनी पर्सनालिटी ढूंढते रहेंगे और बाकी मुल्क भी एक मसीहा की तलाश में रहेगा। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम ये अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें और अपने हाथों से अपनी जो लीडरशिप है वैसी लेके आए सामने, जो हम मसीहा के बजाय एक बैसियत कौम हम लोग को आगे लेके चल सके। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपने हाथ खड़ा किया था, आइडियो कमेंट क्विकली, फिर मुझे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है। बट वो सब ने कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो बड़ी नर्सरी में पली है, मुस्लिम लीग नून, और सब ने कहा कि हर दौर में, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि नया जो नर्सरी थी वो तो मुस्लिम लीग काफ थी ना, जिसे 10 साल पाला गया और एक प्लांट की तरह उगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो दरख्त बीज से आगे नहीं बढ़ सका। एक और तो दरख्त इसलिए ऐसा भी नहीं है कि जिस बीज को लगाया जाए वो दरख्त बन जाए। हर बीज की किस्मत में दरख्त बनना नहीं होता, उसके लिए भी अवामी मकबूलियत और दूसरी चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ आशीर्वाद तो यहाँ बहुत ट्राइयाँ की गई हैं बहुत से लोगों को लीडर बनाने के लिए, सब नहीं बन सके हैं। इक़्तिदार भी दिए गए हैं, पार्टियां भी बना के तोहफे दी गई हैं। कराची में भी हमने देखा है, पंजाब में भी देखा है, सिंध में भी देखा है, KP में भी देखा है। ऐसे नहीं मिल जाती, लोगों के अंदर भी एक सेंस मौजूद है और आवाम को भी पता होता है किसको उगाया जा रहा है और कौन खुद उग रहा है। NBC रेडियो कमेंट। देखिए ये है कि जो भी चीज है ना, हर एक का जवाल तो है, दरख्त है उसका भी जवाल है, बेहतरीन दरख्त होगा उसका भी जवाल है। बदकिस्मती ये है आपकी। और ठीक है कि हम ये चाहते हैं कि भाई नेशनल जो पॉलिटिकल फोर्स है वो आगे बढ़ के निकले आगे, तो वही हम सब ये बात कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो, क्योंकि अगर एक नर्सरी की हम बात करें, उससे पहले भी एक नर्सरी थी, तो अब भी एक नर्सरी चल रही है, उससे पहले भी बहुत नर्सरियां थी। तो नर्सरियों तो हमने बहुत सारी देखी हैं और देख भी रहे हैं, और ये हमारी हकीकत है, इससे हम आंखें चुरा नहीं सकते। लेकिन बेहतर यही है कि हम इस वक्त देखें कि पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं मिलके। इसमें ज़ातियात से बाहर निकलने की जरूरत है, जज्बातियात से बाहर निकलने की जरूरत है। पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है, जिन खतरात से दो चार है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप उस दिन APC में बैठी थी, उनमें से किसी को इसका एहसास भी था, जब वो समझ रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अगर वो होता तो मैं उस दिन पाकिस्तान की बात सुनता, उनसे पाकिस्तान का आगे ले जाने की बात सुनता। वो सब ने बड़ी जज्बाती तकरीरें उस दिन भी की, हम सब भी उस दिन बड़े जज्बाती थे, लेकिन मुझे किसी एक के पास वो विजन मुझे महसूस नहीं हुई जो पाकिस्तान को आगे लेके चल सकती है। इसलिए आई एम सॉरी अगर मैं पेसिमिस्टिक साउंड कर रहा हूं, बट दैट इज टू मी द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। NBC। हाँ, मैं ये कह रहा था कि नर्सरीज भी डिफरेंट होती हैं और बीज भी डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं कि अमर बेल दरख्त को ना खाए, बाज़ औक़ात अमर बेल दरख्त को खा जाती है, बाज़ औक़ात ख़राब बीज पूरी फसल को तबाह कर देता है। तो मुस्लिम लीग काफ एक ऐसा ख़राब बीज थी जिसने पूरे सियासी माहौल को गंदा कर दिया, परागंदा कर दिया। उसने पार्टियाँ तोड़ी, उस पार्टी को तोड़ा, वहाँ से लोगों को उठाया, अगवा किया, नैब के हवाले किया और एक जाली हुकूमत बनाई गई, एक जाली सिस्टम लेकर आया गया। वो सबने बर्दाश्त किया, कौमी मुफादे बर्दाश्त किया, ये ज़ाती मुफादे बर्दाश्त किया। मुझे इसका पता नहीं, मौलाना फजल रहमान जिनकी हम बात करते हैं वो जनरल मुशर्रफ के साथ थे उस वक्त, 2 बार उनकी कोशिश थी, बल्कि उन्होंने LFO ऑर्डर को रिजर्व योर कमेंट्स। NBC मैंने मौलाना साहब को सेगमेंट में शामिल करना है, उस पर भी डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी और सवाल पर पहुंचेंगे। सेगमेंट में कंक्लूड करती हूँ मुख्तसर ये कि मुस्लिम के नज़रियात हो, वहाँ पर बयानात हो, इसमें मुख्तलिफ इख्तलाफ हमें नज़र आ सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन इख्तलाफात की बना पर, इन मुख्तलिफ बयानात और अल्फाज के बना पर हम ये कह दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। जबकि तज्ज़ियाकारों की राय ज़रूर यही है कि जब तक बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब साथ हैं तब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बका हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कराची के हवाले से बात करते हैं। कराची में चूंकि एक बार फिर से बिजली बहरान ने सर उठा लिया है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटों से बढ़ चुका है। तवील लोड शेडिंग के बायस आवाम को यकीनी तौर पर शदीद मुश्किलात का सामना है और नासिर चौथाई साहब तो कराची में बैठे हैं, उनसे ज़्यादा इस मुश्किल के हवाले से कोई बता नहीं सकता कि उन्हें पिछले 3-4 माह से किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। NBC सिचुएशन हमने देखी गुज़िश्ता 3 से 4 माह के दौरान से, जब सख्त गर्मी थी उस वक्त भी कराची में लोगों को बिजली फ्राहम नहीं हो पा रही थी कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कभी कहा जा रहा था कि बारिश की वजह से फीडर स्ट्रिप हो रहे हैं, कभी कहा जा रहा था कि सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। अब का जो एक नया जवाब आया है वो बताया गया है कि गैस प्रेशर की कमी है। मुझे ये बताइएगा, कराची में बिजली के मसले का हल आपको कुछ दिखाई देता है? कोई है हल यहाँ पर मौजूद? देखिए, मैं
अपनी ज़बान से बात नहीं कर सकता। फिरदौस शरीफ नकवी साहब हैं पीटीआई के बहुत मुमताज़ रहनुमा, मतलब बहुत ताकतवर रहनुमा। जब बोलते हैं असम्बली में तो लगता है शेर दहाड़ रहा है। उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को, इमरान खान कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, तुमको फिक्र भी नहीं कि कराची वाले किन हालात से गुजर रहे हैं, तुमको ये इत्तला भी नहीं कि इस शहर के साथ क्या हो रहा है, थोड़ी शर्म करो। अब उस पर माफ़ी मांगनी रोना खैर, लेकिन ये टीवी पर चला, टीवी पर दिखाया गया और मेरा ख्याल है माफ़ी इसलिए मांगी गई कि पार्टी डिसिप्लिन है, लेकिन वो यकीन करते हैं इस बात के ऊपर जो उन्होंने कहा था। मेरा ख्याल नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस मामले में। फेडरल गवर्नमेंट को सिर्फ रेवेन्यू से इंटरेस्ट है, टैक्स लेने से इंटरेस्ट है, पैसा कमाने से इंटरेस्ट है कराची से, लेकिन कब तक चलेगा ये? जब आप प्रोडक्शन नहीं होगी सनतों में, बिजली और गैस ना होने से, तो आपकी एक्सपोर्ट कैसे होंगी? सरमायादार और साहूकार जो है बेचारा दुकानदार, यहाँ की दुकानें आपके शहरों से ज़्यादा टैक्स दे रही हैं। दुकानें, छोटी मार्केटें फैसलाबाद से और दूसरे शहरों से ज़्यादा टैक्स दे रही हैं। एक मार्केट लाहौर से ज़्यादा टैक्स दे रही है। तो ये अगर आप इस सोने की मुर्गी को इस तरह प्यासा मरने देंगे, अंधेरे में फेंक देंगे, तो इस पर सोने की चुड़िया नहीं रहेगी, ये फिर कुछ और हो जाएगा। अगर आपके पास गैस नहीं थी तो मामला पिछले साल गया है। ये 2018 से मामला शुरू हुआ है दोबारा। 2018 तक बिजली बहुत ठीक ठाक थी, ट्रांसमिशन ठीक ठाक थी। उसके बाद से जब हरकतें शुरू हुई तो फिर मामला गड़बड़ होते चले गए। पहले जब आपको गैस नहीं थी तो आपको गैस इंपोर्ट करनी होती थी और उसके लिए वक्त से पहले टेंडर होते थे, वक्त से पहले जाना होता था। लेकिन अब तो आपने ये किया कि जो मुल्क आपको गैस रियायती निर्खों पर दे रहे थे उनको आपने बदनाम करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ आप चले गए। फिर आपने प्लान नहीं किया, आपने एडवांस प्लान नहीं किया कि कितनी गैस चाहिए, कितना सिस्टम चाहिए, कितना आपको। हपको से आपने कोई लिंक नहीं लिया अभी तक कराची के लिए। आप कहते हैं 2 साल लगेंगे, अगर 2018 में हपको से कराची में, तो फिर एनबीसी ऐसे में हल क्या है? कोई तजवीज जो आप दे सके फेडरल को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को? देखिए, मोनोपोली खत्म करें या आप, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप एडवांस प्लानिंग करें, गंदम की, आटे की, चीनी की, गैस की, घी की, सब चीज़ों की। एडवांस प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं होगा। अब उमर अयूब कह रहे हैं कि हम ट्रांसमिशन लाइन डालेंगे, सिंध बीच में आ रहा है, तो सिंध से बात कब की है आपने यार? आपने सिंध से बात कब की है? सिंध से बात करें, बैठ के बात करें। अब वो कोई अछूत नहीं है सिंध वाले कि आप उनसे बात ही नहीं करेंगे, और आप बात नहीं करेंगे तो आपको जगह भी नहीं मिलेगी गैस की पाइपलाइन के लिए, ये तय है। तो अब मसला ये है कि थरकोल है, बिजली है, गैस है, इनकी प्रोडक्शन वफाक की जिम्मेदारी है। अगर पूरी नहीं करता तो वफाक के ना लिए। जनरल साहब, क्या सजेस्ट करेंगे आप? कोई एडवाइस फेडरल गवर्नमेंट के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए? देखिए, जब तक ये मिल के बैठ के सर जोड़ के इस मामले की तह तक नहीं जाएंगे, मसला हल नहीं होगा। मामले की 2 इसमें बड़े इश्यूज हैं। नंबर 1 तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, खासतौर पे अगर चंद इलाकों में उन्होंने अपग्रेड किया भी है, तो बाकी जो कराची के हालात हैं वो सबके सामने हैं। इसको हमने चेंज करना है, उसके लिए टाइम लगेगा, इसके लिए आपको रिसोर्सेज लगेंगी। कौन देगा इस रिसोर्सेज, क्या उसके लिए तैयार है? नंबर 1। नंबर 2, बेसिक जो के इलेक्ट्रिक जो हम लेके आए हैं सामने, जब उस वक्त से जब भी बात होती है तो के इलेक्ट्रिक को अगर आप देखिए, इसकी तारीख में वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के लिए पड़ जाती है। अभी तक जो मुआहदात हुए हैं वो सामने कोई लेके आने को तैयार नहीं है। तो मुआहदा क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त जकड़ा हुआ है? इसमें हमने सॉवरेन गारंटीज कहाँ पे दी हैं, किस वजह से मसला है? क्योंकि जो भी कोई मुआहदा हो इस किस्म का, उसमें जो खासतौर पर रेसिपिएंट्स हैं, मुल्क है, वो इलाका के लोग हैं या उस शहर के लोग हैं, उनका राइट ज्यादा होता है हमेशा। लेकिन अब लग यूं रहा है कि हमने इन कंपनियों को जब लेके आए हैं, जब हम बड़े खुश थे कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, लेकिन हमने अपने जो शहर है उनके हाथ में पकड़ा दी हुई है। इससे कैसे छुटकारा होगा? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इस वक्त सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि पता लगे इस मुआहदे में इश्यूज कहाँ पे हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। अगर उसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को फिर इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी पड़ेगी। जिस तरह वो कारके से हमने जान छुड़ाई थी, वो हमारे गले पड़ गया था सारा, अब इनसे भी शायद हमें जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। और ये जिम्मेदारी आपको बहुत फोकस करके काम करना पड़ेगा। बयानात से काम नहीं चलेगा, चाहे वो कराची के लोग हों,
सिंध के लोग गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, एक्चुअली प्रैक्टिकल काम करने का वक्त है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी 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 इश्यूज आपके सामने हैं, उनका सोल्यूशन भी आपको पता है क्या है, क्या उसको करने की तैयार है, क्या अपना पॉलिटिकल माइलेज उस पर लगाने को तैयार है। ये इशू हमारा ये है कि हर चीज पे हम सियासी नजर से देखते हैं, उस इलाके के लोगों का मफाद से नहीं देखते। और दूसरा बहुत बड़ा जुर्म ये है, हमने कराची को इतना फैला दिया है कि कराची के खुद ब खुद अपने ये बोझ बनना शुरू हो गया है। इतने बड़े शहर जब आप बात करेंगे तो उनके इशू सॉल्व करना कम से कम पाकिस्तान जैसी रियासत के बस में नहीं रहता है। मुज़म्मिल साहब, नहीं, मैं तो पहले भी कहा है कि ये एक फिक्स मैच है के इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत के दरमियान, और इसमें विल की कमी है। मैं जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज का अनाउंस किया तो सब कह रहे थे कि बड़े गारंटर्स मौजूद हैं और बड़ा होगा, तो मैंने कहा ये बादल नाखास्ता किया गया है और मुझे कोई गाड़ी चलती नज़र नहीं आएगी। और हम बिल्कुल गर्मियों से आपके साथ मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि ये एक फ़िक्स मैच है। देखें, ये घर चलाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि वालिद साहब जो हैं वो सबका जेब खर्च बंद कर दें, खाना पीना बंद कर दें, स्कूल से बच्चे उठा लें और उसके बाद कहें देखें मैंने कितनी बचत करनी शुरू कर दी है और कितनी सेविंग कर दी है और कर्ज़े भी मैंने उतार लिए हैं और आप देखें। लेकिन नस्ल तबाह कर दी, बच्चे तबाह कर दिए, पढ़ाई से उठा लिए, उनकी नशो नुमा ख़राब कर दी। अब इस गवर्नमेंट ने भी आवाम का खाना पीना, अद्वियात, बिजली, हर चीज़ बंद कर दी है और कह रही है कि इकनॉमिक रिवाइवल हो रहा है। ये नई थ्योरी इन्होंने दी है कि हम सब बच्चे पहले मार लेंगे 22 करोड़ और उसके बाद इकोनॉमिक रिवाइवल कर लेंगे। बात यह कि गैस नहीं है, कतर को आप LNG ले आते। मेरा मतलब है अगर कराची हमारी शहरग है इकोनॉमिक तो हम उसको गैस नहीं दे सकते इंपोर्ट करके, और ये गवर्नमेंट कहेगी कि हम तो बड़ी इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं। बात यह है कि एक डिज़ास्टर है, मैच फिक्स है। पिछले 6 महीने से कराची गर्मी में भी रो रहा है, सर्दी में भी रोएगा। अब तो उन्होंने कहा ना सर्दियों में बिल्कुल नहीं देंगे, आप अल्लाह का नाम लें। इसका मतलब है गर्मी और सर्दी एक बराबर कर दी उन्होंने हमारे लिए। और इसमें वफाकी हुकूमत का मुजरमाना फेल है। जब प्राइम मिनिस्टर कराची आए तो वो के इलेक्ट्रिक का उन्होंने इजलास नहीं किया। असद उमर साहब आए और उसके बाद क्या हुआ, फिर नेपरा ने किया लाइसेंस, जब शो कॉज दिया उसका क्या हुआ। सब अश्क शोई है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 2-4 बयान देते हैं। फिर अब मुझे तो डर है किस दिन कह देंगे कि अभी NBC ने कहा है 2018 तक मसला था, वो जाती दफ़ा 2018 वाले शॉपर में डाल के कराची की बिजली साथ ले गए हैं। इनको दे के ही नहीं गए कि ये कराची वालों को देके जाते हैं। 2018 तक तो वो दे रहे थे, उन्होंने बना ली थी बिजली जो इस मुल्क में। वो कह रहे थे कि आज हम जा रहे हैं तो मुल्क में बिजली पूरी है, और उसके बाद अब लाहौर में भी लोड शेडिंग है, कराची में वो शॉपर में साथ ही ले गए हैं। इनको दे के ही नहीं गए कि ये उसके बाद लोगों को दे सकते, अपने साथ ले गए। उस वक्त तो बड़ा मजाक उड़ाया था कि ये शॉपर में साथ ले गए। मुझे आज लगता है वाकई पिछली हुकूमत शॉपर में बिजली साथ ही ले गई है ताकि ये दे ही ना सकें किसी को। शदीद मिसमैनेजमेंट है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, कराची के साथ जुल्म कर रहे हैं। पहले हमने लॉ एंड ऑर्डर पे जुल्म किया कराची के साथ, और यहाँ पर ऐसी नर्सरीज पाली हैं। अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, समझते हो कि ये कर लेंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट को बिजली देनी चाहिए कराची को। के इलेक्ट्रिक नहीं भी बना रहा तो नेशनल ग्रिड से दें। आफ्टर ऑल लोगों का तो कसूर नहीं है। क्या आसिफ जरदारी के दौर में नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली नहीं दी जाती रही? नून लीग के दौर में नहीं देती, आज क्यों नहीं दी जा सकती? अगर ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, मैंने ऐड कर लिया। मुज़म्मिल साहब मार देंगे। ठीक है, ज़ैकम साहब क्या सजेस्ट करेंगे आप? हमारे दोस्त NBC कराची में बैठे हैं और शायद जनरेटर लगा के बैठे हों। अब मैं इनको एक पैगाम देना चाहता हूं, और ये पैगाम वो है जो पंजाब के कुछ रिक्शों और ट्रकों के पीछे लिखा होता है, और वो ये पैगाम फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी आगे पहुंचा सकते हैं। वो पैगाम है हुण घिन मज़े तब्दीलियां दे। अब कराची वाले तब्दीली लाए हैं तो तब्दीली को अब इंजॉय करें, तो इंजॉय करें जी। देखें, दुनिया भर में जो कहत आते रहे हैं उसके बारे में जो सोशल साइंटिस्ट ने स्टडी की है तो वो एक दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस इलाके, जिस मुल्क में कहत आया होता है, अक्सर वहाँ पे अनाज की, गले की कमी नहीं होती, बल्कि मसला डिस्ट्रीब्यूशन का, नाइंसाफ़ी का होता है। आप देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं है। पाकिस्तान बिजली में इस वक्त सरप्लस है। इनफैक्ट हुकूमत वो बिजली भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही जिसके वो पैसे दे रही है, कैपेसिटी चार्जेस दे रही है। तो क्या वजह है कि कराची में 14-14 घंटे बिजली नहीं है? कराची का मसला
जो इस वक्त बिजली का है बहुत आसान है उसको समझना। उसके 3 हिस्से हैं या आप 2 हिस्से समझ लीजिए। एक है जनरेशन का, और जनरेशन के 2 पार्ट्स हैं। कराची अपनी तमाम बिजली खुद पैदा नहीं करता। के इलेक्ट्रिक 2/3 बिजली खुद पैदा करता है, 1/3 उसको हुकूमत से, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स से या फेडरेशन से, जो भी आप कह लें, वो चाहिए होती है। और वो ज़रूरत बढ़ रही है, वो नहीं मिल रही, क्योंकि इस अरसे में जो आपने ट्रांसमिशन लाइन बिछानी थी वो आपने नहीं बिछाई। ये काम आपको 1.5 साल पहले करना था कम अज़ कम। अब आप करना शुरू करेंगे तो 1.5 साल मज़ीद कराची को ख्वार करके फिर ये मामला इस लेवल पे हल करेंगे। दूसरा मसला कि इलेक्ट्रिक जो अपनी बिजली पैदा करता है उसके लिए उसको गैस चाहिए होती है। उसके तमाम जो पावर जनरेशन फैसिलिटी है वो फ्यूल की नहीं है, कुछ ड्यूल है, कुछ गैस भी है। अब उसको गैस नहीं दी जा रही, गैस नहीं मिल रही, तो उसकी वो जनरेशन फैसिलिटी जो सिर्फ गैस पर चलती है वो बंद है। जो ड्यूल है वो पेट्रोल पर, ऑयल पर चल रही है। जब ऑयल पर चलेगी तो वो बिजली महंगी भी पैदा होगी। तो ये तो जनरेशन के मसले हैं जो तकरीबन 700 मेगावाट की इस वक्त कमी है। और ये दूसरा मसला भी आप देखिए कि पिछले कोई 1 साल हो गया, एलएनजी कंपनी का, एलएनजी लिमिटेड का ना सीईओ आपने लगाया है ना चेयरमैन लगाया है। गैस के बारे में आपकी संजीदगी का ये आलम है कि गैस सेक्टर की अहम तरीन कंपनी बग़ैर चेयरमैन, बग़ैर सीईओ के चल रही है गुज़श्ता 1 साल से, जब खौफ के मारे वहाँ से हर कोई भाग गया। तो और जब ये जो हमारे इस वक्त एविएशन के जो मिनिस्टर हैं जिन्होंने पीआईए कोई धूम मचाई है पूरी दुनिया में, जब वो एनर्जी के मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा हमें कोई गैस की ज़रूरत नहीं है, गैस लेना उन्होंने बंद कर दी, सौदे नहीं किए। और उसके बाद जो मिनिस्टर आए हैं उन्होंने भी उनकी रिवायत बरकरार रखी है। गैस का भी बहरान है, गैस भी नहीं मिल रही। ट्रांसमिशन के मसले तो है ही हैं, के इलेक्ट्रिक के अपने प्रॉब्लम्स तो है ही हैं। के इलेक्ट्रिक को जो रिफॉर्म होना था, के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल फेडरल गवर्नमेंट ने हल करने थे, रेलिवेंट मिनिस्ट्री ने हल करने थे, जो उसकी ओवरसाइट करनी थी, वो भी नहीं हुई। तो ये अभी जो है कुछ अर्सा तो अभी तब्दीलियों के मज़े अहले कराची को लेने होंगे। रज़ा रूमी साहब, योर पॉइंट्स, योर एडवाइस, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई 7वीं 8वीं बार इसी मौजू पर बात हो रही है और बनती भी है, क्योंकि अगर इतने बड़े शहर में इस तरह का क्राइसिस एक जारी रहे जिससे कि न सिर्फ लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो बल्कि कारोबार मुतासिर हो, तो फिर वो उसके ऊपर तो बिल्कुल न सिर्फ गुफ्तगू होनी चाहिए, बल्कि जैसे बेगम साहब ने अभी तजावीज़ दी और जो उन्होंने उसका बड़ा अच्छा एनालिसिस भी किया। मैं ही समझता हूँ कि यहाँ पे मसला जो है बुनियादी तौर पर वो रेगुलेशन का है। और आपने अगर एक चीज को प्राइवेटाइज किया है उसके बाद एक रेगुलेटर का रोल है, और वो रेगुलेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास इदारा भी है, नेफ्रा भी है और दीगर उनकी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर भी है। वो रोल जो है वो बिल्कुल या तो वो कोलैप्स कर चुका है या उस पर सही तरह अमल नहीं हो रहा। और हमने यही सुना था कि अब मसला खत्म हो जाएगा, बार बार बयानात भी दिए गए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, जैसे भी आपने शुरू में बताया। तो इसका तो यही एक ही हल है कि फिलफौर जो है इसका जायजा लिया जाए और इसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो इमीडिएट रिलीज होता है वो तो दिया जाए शॉर्ट टर्म में, लेकिन आगे आने वाले महीनों और सालों में जो मुख्तलिफ जो अहम तब्दीलियां करनी है, चाहे वो ट्रांसमिशन के हवाले से या दीगर, तो उनके ऊपर काम स्टार्ट किया जाए। मगर ये जो एक तरीका है कि हमारे यहाँ कि जो मसला होता है उसको बस कुछ लेपा पोती कर दो और इधर उधर की बात कर दो और वो उनका ख्याल है कि खुद ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। खुसूसन कराची जैसे शहर जहाँ पे करोड़ों लोग जो हैं वो आबाद हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के लिए, पीटीआई के लिए खुसूसन, क्योंकि उनको इलेक्शन में वोट्स मिले थे। अब ये वक्त है कि उनको ये दिखाना है और बताना है कि वो अपने वादों पर कायम है। एनबीसी एडियो कमेंट क्विकली, मुझे ब्रेक की तरफ जाना प्लीज। देखिए, मैं बताऊं कि हम जो बातें की हैं गुज़िश्ता 2 महीने में, अगर उनको जमा कर लें तो हुकूमत के लिए एक गाइडलाइन बन जाएगी कि उसे करना क्या है। ज़्यादा काम, इम्पोर्टेंट काम जो करना है हुकूमत को वो है ईमानदारी।
ईमानदारी और खुलूस के साथ कराची का सब पूरे शहरों के मसलों को हल करना है उसको, जो मुझे नज़र नहीं आ रही। और तीसरी बात ये कि ईमानदारी की एक मिसाल मैं आपको दूँ कि कराची के बारे में नेपरा की अगली कचहरी इस्लामाबाद में होगी। अब अंदाज़ा लगा लें से आप कितने संजीदा ये लोग। सही। तो मुख्तसर ये कि मोनोपोली ख़त्म हो, एडवानिंग की जाए कि इलेक्ट्रिसिटी किए गए माहदे में कहाँ कहाँ झोल पाए गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि बैठकर वो देखे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कि कहाँ पर कि इलेक्ट्रिक आवाम को किस तरह से बिल जो है वो ज़्यादा भेज रहा है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करना भी बाकी है। नेशनल ग्रिड से बिजली फ्राहम की जाए अगर के इलेक्ट्रिक बिजली नहीं भी बना रहा, क्योंकि जैसे कि मुजम्मिल साहब ने फरमाया जरदारी साहब के दौर में ऐसा होता रहा है, नेशनल ग्रिड से कराची वालों को बिजली फ्राहम की जाती रही है। मुझे बढ़ने ब्रेक की तरफ स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, नैब ने मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी साथी मूसा खान बलोच को गिरफ्तार किया है और नैब के मुताबिक उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात जारी थी। याद रहे कि नैब ने इसी सिलसिले में 1 अक्टूबर को मौलाना साहब को भी तलब कर रखा है। देखना ये कि वो अपनी तलबी को यकीनी बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तमाम सवाल यहाँ पर यह है कि आज की गिरफ्तारी के बाद हम कह सकते हैं कि मौलाना के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। नासिर चित्ताई साहब फरमाइएगा, वाकई मौलाना साहब के लिए मुश्किल का आगाज़ हो चला? मैं तो कल वाली बात पे कायम हूँ कि मौलाना के लिए मुश्किलात का आगाज़ नहीं हुआ। मौलाना के लिए मशहूरी की कंपनी की मशहूरी का आगाज़ हो गया है और मौलाना मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए, उन लीडरों की सफ़ों में आ गए हैं जो नैब में गिरफ्तार होते हैं, नैब में जाने का जिनको एजाज़ होता है। मैं बताऊँ आपको, आने वाले वक्त में ये कहा जाएगा कि हमें एजाज़ हासिल था कि हम नैब की और लॉकअप में रहे, नैब के हवालात में रहे। तो मौलाना साहब क्यों पीछे रहते? वो भी यकीनी तौर पर चाहते थे इस बात को। APC में तो आने के बाद उनको यकीन था कि उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे, तो वो ख्वाब पूरे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनके ताबीर में मिलेगी। मूसा खान हो या ईसा खान हो, मामला वही है कि मौलाना को फ़ायदा पहुँचेगा। मौलाना की जो एक गुडविल कम हुई थी उसमें इजाफा होगा, मौलाना की मजलूमियत का एहसास बढ़ेगा, मौलाना के बारे में एहसास होगा कि वाकई एनबीसी मेरी बात सुनिए, एडवांटेज तो अलग है ना, जो पॉलिटिकल एडवांटेज है, लेकिन जो जिस किस्म की गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके करीबी लोगों में से घेरा तंग हो रहा है उनके लिए कानूनी तौर पर। अगर हम देखें तो देखें ना कि नैब ने कहाँ घेरे डाले, नैब ने कहाँ घेराव किए, क्या मिला, अब तक कौन सा फैसला आपके सामने आया? तो घेराव भी ऐਵੇਂ ही होता है, वो घेराव नहीं होता, वो बस प्यार की बातें होती हैं और वो तंग करने वाली बातें होती हैं, ब्लैकमेलिंग होती है। वो मौलाना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मौलाना और गुस्से में आएंगे, मौलाना को मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ऐसे नुकसान नहीं होगा। और घेरा मेरा मैं नहीं समझता घेरा कहाँ पड़ रहा है, किसके पड़ रहा है, घेरा किसका होने वाला है उसका ख्याल करें। ज़ैगम साहब देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि मौलाना के साथ ऐसे हल्की फुल्की छेड़खानी जो है वो की जा रही है, उनके साथ प्यार मोहब्बत की। मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब के साथ वो सलूक करने की हिम्मत है इस वक्त नैब में या हुकूमत में, जो सलूक ये दूसरी मेन स्ट्रीम पार्टियों के लीडरों के साथ करते हैं। तो जिस दिन मौलाना को पकड़ेंगे तो मैं मानूंगा, लगेगा बहुत मुद्दत हो गई, मेरे ख्याल है डेकेड्स ही हो गए जब कोई आखिरी बड़ा मौलाना, अरसा हो गया जब कोई आखिरी बड़ा मौलाना जो है उसको गिरफ़्तार किया गया था। वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने गलती से एक दफ़ा कह दिया था कि हम लोहे के चने हैं, और फिर उनको पकड़ के उनके साथ जो सलूक किया गया वो आपको पता है। मौलाना ने ये नहीं कहा, लेकिन मौलाना जो है वो लोहे के चने हैं। जब मौलाना को चबाएंगे की बात करते जी मौलाना जो है, देखिए हलवा तो ख्वाजा साद रफ़ीक था जो कह रहा था कि मैं लोहे के चने हूँ, लेकिन जो लोहे के चने हैं वो मौलाना है। मौलाना को जिस दिन चबाएंगे उस दिन लग पता जाएगा। और मौलाना ने अगर मोबिलाइज़ कर दिया अपने मदरसे के लोगों को, अपनी सपोर्ट बेस को साथ ही साथ, पहले तो ये देखिए कि मौलाना क्या पेशी पर आते हैं, जब आते हैं अगर आना वो पसंद करते हैं तो वो कितने लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं और किस तरह का रिएक्शन वो उस दिन दिखाते हैं। पहले भी नैब चेयरमैन ने ऐलान किया था कि मौलाना की बारी आ गई है, बस आ गई है, फिर बड़े अरसे खामोशी छा गई। मुझे लगता है अभी भी थोड़ी थोड़ी छेड़खानी करके पीछे हट जाएंगे, मौलाना को ज़्यादा कुछ मसला माहौल गरमाया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जनरल साहब जी देखिए, ये सारे जो मेरे दोस्तों ने बात की है, मुझे इससे एक चीज़ जो बड़ी जाहिर है कि
जो भी जथा अपने आप को एक ताकत के जरिए मनवाना चाहता है वो कर सकता है। और ये अगर हमारी स्टेट इतनी कमजोर है तो फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, फिर हमारे लिए मुश्किल वक्त जो पहले से चल रहा है वो और ज्यादा मुश्किल होगा। उसको आसान करने के लिए इस वक्त किसी के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। देखिए, मौलाना साहब की जो सपोर्ट बेस है वो उनके मदरसे के तलबा है, और मदरसे के तलबा को उन्होंने पहले भी एक दफा इसमें झोंका था। अब फिर वो तैयार है कि उन्हें नारा लगाया है कि हम 30 लाख लोगों को नैब के दफ्तर के सामने लेके जाएंगे। मतलब ये है कि ये डायरेक्टली स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, क्या स्टेट की मुतहमिल हो सकती है? आमतौर पर राय है कि नहीं हो सकती। अगर स्टेट हमारी इतनी कमजोर है तो फिर मेरा ख्याल है आप रहने दीजिए, मौलाना साहब को भी किसी को भी कुछ नहीं हो सकता उस पर। फिर उसके बाद तो फिर हालात जो है वो जथों के गिर्द घूम गए हैं, तो मैं और आप भी एक जथा बना लें तो फिर शायद हमारी बचत हो सकती है। तो किस्मती है हमारे मुल्क की ये। अगर हम कानून की इतनी ही हमारे यहाँ इज्जत है तो फिर अब रहने दीजिए सारा कुछ। असल ये है कि क्या मौलाना साहब के खिलाफ कोई केस है? अगर केस है, क्या नैब इस काबिल है कि उस केस को आगे लेके जा सकती है? नैब की जो परफॉर्मेंस अभी तक वो इंतहाई मायूसकुन रही है। वो केसेस उन्होंने बहुत बनाए हैं, ऐलानात बहुत हुए हैं, वो केसेस किसी तरीके से मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा सके। और अब लेटेस्ट उन्होंने कहा था कि हम हाई प्रोफाइल लॉयर्स को हायर करेंगे। अब क्या कर सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब गिरफ्त तंग करने की जो कोशिश की जा रही है, और ये नॉर्मल टैक्टिस है कि आप जब आप बड़े किसी तरफ जाना हो तो उसके इर्द गिर्द जो सपोर्ट बेस होती है, जो मेन सपोर्टर होते हैं, उनको आप काबू कर लें तो फिर उनकी ताकत भी कम हो जाती है। ये कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की स्टेट इस अपने आप को मनवाने की उस पोजीशन में है। अगर नहीं है तो ये जुल्म है हमारे। ठीक है, ठीक है। रज़ा रोमी साहब, स्टिक टू 90 सेकंड्स प्लीज। जी बस देखिए, नैब के बारे में सारी बातें तो यहाँ हो गई हैं, और जो बात बार बार की जाती है वो ये है कि वो अब एक सियासी हथियार है। ये इदारा जो है, इस इदारे का मकसद ये नहीं है कि हकीकी मानों में मुल्क में एक इत्तेफाक का कल्चर कायम किया जाए, या जो कौमी खजाना या पब्लिक का फंड से जो चोरियां हुई हैं उनके ऊपर कुछ काम किया जाए, बल्कि ये एक साफ साफ इंतकामी कार्रवाइयों का जरिया है। और एपीसी में मौलाना ने तकरीर की और उन्होंने सख्त बातें की, और आप देख लीजिए कि फौरन उनको बुला लिया गया। यही वाकया हो रहा है कि तमाम अपोजिशन जो है वो उसको इस वक्त तंग करने का, बंद करने का, गैग करने का एक तरीका है कि नैब को उनके ऊपर छोड़ दो। और ये सिलसिला अगर नहीं खत्म होगा, अगर ये नहीं बदलेगा, तो यकीन चाहिए कि पाकिस्तान में इदारों की जो है मजीद जो तौकीर है वो कम होगी, और खुसूसन नैब जैसे अहम इदारे को, जिससे कि लोगों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी और जो कि बहुत अहम है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। तो मेरे ख्याल से ये खुद भी देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पार्लियामेंट को देखना चाहिए। ठीक है रज़ा रोमी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट आपका आ गया, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। सोहरावर्दी साहब क्विकली प्लीज। देखिए, मैं तो कहता हूँ रेप्लिकेट देखें शहबाज शरीफ के केस को। फजलुर रहमान के साथ भी वही करना चाह रहे हैं। रोज़ हमें बताते थे आहत चीमा वादा माफ गवाह बन गए हैं। अब शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो गया है, आला अदलिया के फैसले मौजूद हैं कि उसके बाद गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी नैब गिरफ्तार करने पर मुसर है कि जब उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया तो अब क्या तफ्तीश करनी है। मेरा नहीं ख्याल नैब की कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी रह गई है जिससे फजलुर रहमान साहब को खौफजदा होने की ज़रूरत है। अब तो जिसको नैब बुला ले उसकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि ये किसी पॉइंट पर खड़ा है जो को नैब ने बुला लिया है। क्योंकि दूसरी तरफ इम्यूनिटी भी तो देखें ना, कितनी बड़ी सारी हुकूमत को, एक तरफ पूरी पार्टी को इम्यूनिटी हासिल है और दूसरी तरफ सबको रगड़ा जा रहा है। मुख्तसर ये कि मौलाना के करीबी साथियों में से किसी एक की गिरफ्तारी हो, आप हमें बताएंगे कि उनके पास जथा था, गिरफ्तारी बढ़ भी जाए लेकिन मौलाना साहब के लिए कोई मुश्किलात का आगाज होने नहीं जा रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।